तो आगे थोड़ा हम ईओ के मॉडल के दूसरे मॉडल्स को देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि वो थोड़े से उसी में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, ठीक। तो जो कल मैंने मॉडल डिस्कस करा था दैट इज ए बेसिक ईओक्यू मॉडल, मैंने कल डिस्कस करा था। उसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ दोबारा से कि आपके पास ग्राफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस तरह पे इन्वेंट्री होती है, ठीक है, क्यू वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है, ठीक है। आपने सबसे पहले इन्वेंट्री मंगाई पहले दिन, और पहले दिन इन्वेंट्री मंगाने के बाद वो धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। डिक्रीज तो इन्वेंट्री क्या क्या होगी आपके पास, तो द ग्राफ हमने कल डिस्कस करा था बिटवीन Q वर्सेस T, ठीक है। जैसे जैसे आपने कोई क्वांटिटी मंगाई Q, उसमें कुछ आपने क्वांटिटी मंगाएंगे इसलिए, ठीक है, स्टॉक जिसको बोलते हैं, और फिर धीरे धीरे उसको खर्च करेंगे, और वो इस तरह से कॉन्स्टेंटली आप उसको जो डी रेट है, रेट ऑफ मतलब जो खर्च करने का रेट है, उसको धीरे धीरे डी से खर्च करेंगे, और फिर वो एकदम से जीरो हो जाएगा जाकर, फिर आप तुरंत मंगाते हैं, ठीक है, और फिर धीरे धीरे उसको खर्च करते हैं, एक हाईएस्ट लेवल तक ले जाते हैं, ठीक है, और फिर ऐसा डिक्रीज होता है, फिर से दोबारा से मंगाते हैं और ये डिक्रीज होता है। ये सबसे पहली चीज हमने देखी, ठीक। अब इसमें एक चीज आती है, दो चीजें आती है, एक तो लीड टाइम और दूसरी होती है क्या बोलते हैं, रीऑर्डर पॉइंट, ठीक है। तो उससे उससे क्या मतलब है हमारा, उससे हमारा क्या मतलब है, तो लीड टाइम इज द टाइम बिटवीन जब आपने ऑर्डर दिया और आपको ऑर्डर मिला, ठीक है। तो मैं इसमें एक ऐसी इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग ऑर्डर देते हैं, ये टाइम, इस टाइम पे आपने T1 टाइम पे आपने ऑर्डर दिया और T2 टाइम पे आपको मिल गया, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस फॉर ये जो ये T1 से T2 के बीच में जो टाइम गैप है दैट इज शोइंग यू द लीड टाइम, ठीक है। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है वो क्या दिखा रहा है, रीऑर्डर पॉइंट दिखा रहा है। वो ये चीज दिखा रहा है कि जैसे जैसे आपका डिक्रीज हो रहा है, आपने देखा कि मेरी इन्वेंट्री इससे नीचे जा रही है, तो आप उसको तुरंत मंगाएंगे इस टाइम पे, और जब तक कि वो सामान आएगा तब तक आपका जो लीड टाइम तक सामान आएगा, और जैसे ही आपका सामान आया वो आपकी क्यू क्वांटिटी दोबारा से वो हो गई, ठीक है। इसमें कुछ चीजें हैं, इसमें हमने एक बेसिक एजम्पशन ये माना है कि जो हमारा सबसे पहली चीज तुरंत के तुरंत हमें मिल जा रहा है, ठीक है। और इसमें एक और चीज हमने ये मानी है कि इसमें हमें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। आगे जो मॉडल है उसमें हम कुछ कुछ वेरिएशन करेंगे इस बेसिक मॉडल के अंदर ही, ठीक है। जो अभी तक हमने डिस्कस करा था दैट इज ए बेसिक ईओक्यू मॉडल, अब हमें थोड़ा सा उसमें वेरिएशन करना है, ठीक। अब और एक और चीज पढ़ी थी हमने कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है, जैसे जैसे आप ऑर्डर को क्वांटिटी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे जैसे आप ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो कैरिंग कॉस्ट आपकी इंक्रीज करती है, ठीक है। इन दोनों का समीशन जो है टोटल कॉस्ट दिखाता है, दैट इज शोन बाय दिस ग्राफ, अपर ग्राफ। और इसका जो मिनिमम पॉइंट है दैट इज शोइंग यू द बेस्ट लॉट साइज, ठीक है। ये किस किस के बीच में कर्व है, बिटवीन कॉस्ट एंड क्वांटिटी के बीच में कर्व है, ठीक है। तो ये जो कर्व आपको जो दिख रहा है दैट इज शोइंग यू द टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग एंड ऑर्डरिंग। अगर आप इसमें मटेरियल कॉस्ट को भी ऐड करते हैं, जैसे मैंने कल बताया था, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जिसमें से हम लोग पहली है ऑर्डरिंग कॉस्ट, दूसरी है कैरिंग कॉस्ट, उसके अलावा हमारे पास कौन सी होती है, मटेरियल कॉस्ट होती है जो उस परचेज कॉस्ट, और वो तो इसी में आ गया, हाँ, परचेज कॉस्ट भी बोलते हैं जिसको, और एक और कॉस्ट होती है जिसको बोलते हैं शॉर्टेज कॉस्ट, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी चीजें देखी हैं उसमें खाली तीन ही तरीके की कॉस्ट की डिस्कशन हुआ है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट, और साथ में मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। अगर इस ग्राफ में मैंने जैसे बताया था कल कि अगर इस ग्राफ में आप बोलें कि सर कैरिंग कॉस्ट को लिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट को लिया, और अगर मैं बोलूँ मटेरियल कॉस्ट को भी लेना चाह रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो देन ये जो ग्राफ है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आप कितनी भी क्वांटिटी ऑर्डर करें बेसिक ईओक्यू मॉडल के अंदर,
बेसिक, ध्यान से सुनिएगा, बेसिक EOQ मॉडल में हम लोग ये मानते हैं कि आप कितनी भी क्वांटिटी ऑर्डर करें, जो कॉस्ट पड़ेगी उस मटेरियल को खरीदने की पर यूनिट, दैट इज कांस्टेंट। उसमें आपको कितनी भी, चाहे 1000 खरीदिए चाहे 2000 करिए, कोई भी आपको डिस्काउंट नहीं दे रहा इन केस ऑफ बेसिक EOQ मॉडल, ठीक है। तो वो कॉस्ट कांस्टेंट रहने वाली है। तो ओवरऑल जो है ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, बट ये इसका सेव वही रहेगा, मिनिमम वही पॉइंट आपको मिलेगा जो आपको EOQ में मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मटेरियल कॉस्ट को कंसिडर करें ना करें, आपको वो जो पॉइंट है EOQ पॉइंट वो वही वैसा का वैसा मिलेगा। और जस्ट आपका क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के साथ में आप मटेरियल कॉस्ट और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। बट जो ये तो सबसे पहला मॉडल था जिसको मैंने आपने लिखा हो शायद, मॉडल नंबर 1 डिस्कस करा था, दैट इज ए बेसिक EOQ मॉडल। इसके बाद इसका रिवीजन हमने एक बार आज कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद थोड़े थोड़े वेरिएशन के साथ में इस EOQ मॉडल में हम लोग को देखना क्या क्या चीजें होती है। तो सेकंड मॉडल इज, वी कैन से कि हमारे पास जो सेकंड मॉडल है वो हमारे पास है EOQ विद प्राइस ब्रेक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपको जब आप लार्ज क्वांटिटी किसी भी चीज की खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है अकॉर्डिंगली, ठीक है। कि मान लीजिए आपके पास आप बाइक लेने गए किसी शॉप पे और उसने बोला कि अगर आप 2 बाइकें खरीदेंगे तो आपको 10,000 रुपये कम कर देंगे, ठीक है। तो इसमें ये इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में जो हमारा मटेरियल कॉस्ट है वो डिक्रीज कर रहा है वो पर्सन, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट को डिक्रीज करेगा तो हमें इसमें इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, मटेरियल कॉस्ट को आप सबसे पहली बात छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट में कांस्टेंट नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट लीव द मटेरियल कॉस्ट, ठीक। इसको ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, आपको थोड़ा अभी समझ में आएगा। इसको एक और इसको प्राइस डिस्काउंट मॉडल और वॉल्यूम डिस्काउंट मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या बेसिक EOQ मॉडल में क्या माना था कि हमें डिस्काउंट नहीं मिलता है, बट इन दिस केस वी आर कंसिडरिंग विद EOQ विद प्राइस वेव वाले मॉडल में, जिसको मैं मॉडल नंबर 2 बोल रहा हूँ। इस वाले मॉडल में हमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप क्वांटिटी को बढ़ाएंगे वो आपको डिस्काउंट देने के चांसेस हैं, ठीक है। तो हमें हमारा बेसिक एम क्या होता है, हमेशा से हमारा बेसिक होता है कि हमारा टोटल जो कॉस्ट है उसको सबसे मिनिमाइज करें, ठीक है। तो ये किस तरह से है, इसको समझने से पहले आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जो टोटल कॉस्ट कर्व है हमारा वो ये वाला है, ठीक है, ये ऊपर वाला, ठीक। इसी को मैं अगर मैं प्राइस ब्रेक में भी यूज करूंगा तो जब मैं ये इस तरह की कर्व बना रहा हूं तो मैं जब टोटल कॉस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। और मटेरियल कॉस्ट को अगर ऐड करूंगा तो वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब चीजें कैसे चेंज हो रही हैं वो समझते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है, तो टोटल कॉस्ट जैसे मैंने बताया दैट इज समीशन ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। जितनी बार ऑर्डर देंगे उतनी बार आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। उसके अलावा होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। जितना ज्यादा मटेरियल आप होल्ड करेंगे जितने टाइम के लिए उतना ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। दैट इज योर होल्डिंग कॉस्ट। इसके साथ में हमारे पास एक और चीज है मटेरियल कॉस्ट। इसमें कैसे निकालते हैं, दैट इज D मल्टीप्लाइड बाय C, ठीक है। D इज योर एनुअल डिमांड। मैं फिर से बता दूं, D जो कैपिटल D अगर मैं लिख रहा हूं तो दैट इज शोइंग यू एनुअल डिमांड, ठीक है। और C जो है आपको क्या दिखा रहा है, उसकी मल्टीप्लाइड बाय दैट उसकी कॉस्ट को, ठीक है। तो अगर मान लो 500 यूनिट है तो 500 मल्टीप्लाइड, अगर मैं 500 बाइक रख रहा हूं तो 500 मल्टीप्लाई बाय जो एक बाइक का कॉस्ट होगा, दैट इज शोइंग यू द मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या दिखा रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट वो चीज दिखा रहा है कि जितनी बार आप ऑर्डर देंगे उतना ज्यादा आपको कॉस्ट पड़ेगी, दैट इज शोइंग यू द ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। ये जैसे मैंने बताया था D/Q क्या दिखा रहा है, दैट इज शोइंग द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, जितने आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स लेने पड़े, मल्टीप्लाई बाय C0 इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट। और ऐसे ही होल्डिंग कॉस्ट जिसको हम लोग मैंने बताया था Q/2 से करते हैं, क्योंकि ये Q/2 क्या कर रहा है, ये मेरा एवरेज इन्वेंट्री को दिखा रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय CS, दैट इज शोइंग होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। अब इन सबको मेरे को कंसीडर करना है। इस वाले मॉडल में जैसे मैंने बताया कि हम लोगों को डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप इस तरह से देखें, आपके पास इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है, आपको 2 मिनट थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखें। इसमें ये ग्राफ है जैसा कि पहले बेसिक EOQ मॉडल में था, दिस इज अ ग्राफ बिटवीन कॉस्ट एंड ऑर्डर्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द ग्राफ बिटवीन कॉस्ट एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें यह बताया गया कि 1000 ऑर्डर मिलने के बाद उसका जो है आपको डिस्काउंट मिल जा रहा है, ठीक है। यानी इसका मतलब यह है कि
देखिए ये चीज तो है ही साथ में, प्लस आप ये जो कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, वो डिक्रीज हो जा रही है, ठीक है। 1000 ऑर्डर अगर आपने लिए हैं, उससे ऊपर आप खरीदेंगे तो वो आपको डिस्काउंट दे रहा है परसेंट, ठीक है। दैट वो जो ड्रॉप दिख रहा है वो ये चीज दिख रही है, ठीक है। तो ये 1000 ऑर्डर से आप ये ड्रॉप जो दिख रहा है आपको, एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, अगर ये कुछ ग्राफ जो ये वाला ऊपर वाला है टोटल कॉस्ट का, जैसे ऐसे जा रहा था, इसमें मटेरियल कॉस्ट ऐड करते हो तो ये कुछ इस तरह से चला जाता है ऊपर से, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे ये टोटल कॉस्ट कर्व का इस तरह से जाना चाहिए था, इस तरह से होता और कुछ नहीं होता, लेकिन इसमें क्या है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये 1000 पे डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये एकदम से जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया, यहाँ पे इस तरह से गिर गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर ऊपर की तरफ उठेगा, फिर आपको 2000 पे सेकंड डिस्काउंट दे दिया उस पर्सन ने, तो वो इस तरह से गिर गया, ठीक है। आई थिंक ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा है, ये बोलना क्या चाह रहा है, सबसे पहले तो ग्राफ समझ में आना चाहिए। हेलो, किसी को इस चीज में किसी को कंफ्यूजन है क्या, ये क्या चीज ग्राफ क्या दिखा रहा है? ये पहला ग्राफ होना चाहिए था बिल्कुल, अगर आपको डिस्काउंट नहीं मिलता, इस तरह से सिंगल ग्राफ होता, काम खत्म हो जाता है, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है कि ये ग्राफ है इस तरह से जाना चला, बट उसने क्या करा, आपने 1000 पे डिस्काउंट दे दिया, तो ये एकदम से प्राइस ड्रॉप हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर इसको जो है आप इंक्रीज होगा प्राइस, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाएंगे, फिर 2000 पे इसने फिर से डिस्काउंट दे दिया, तो एकदम से प्राइस ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है, सर ये जो आप ग्राफ दिखा रहे हैं, ये जो सेकंड वाला जी, अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं खाली, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस वाले पोर्शन की बात करूं, तो जैसा मुझे पता है कि इसमें पहले वाले ग्राफ को अगर देखूं तो इसमें EOQ वाला पॉइंट होना चाहिए जो मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर ग्राफ कुछ इस तरह ना बन के इस तरह से बने मेरा, और ये जो है जो सेकंड वाले पोर्शन का EOQ जो है नीचे है, ठीक है, ये भी सही बात है। तो आप लोगों को बेसिकली क्या करना होता है इसमें समझिए, सबसे पहले आप जो आपके पास जो पहला ग्राफ दे रखा है उसका EOQ फाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करना वो समझा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन को किस तरह से करना है वो समझा रहा हूं। सबसे पहले आप जो आपको इनिशियल दे रखा है उसमें आप सबसे पहले EOQ फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर EOQ फाइंड कर लिख दिया, टोटल कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग निकाल ली EOQ के हिसाब से, और वो उसको पहले वाले में निकाल लिया, ठीक है। अब फिर आपको क्या करना है, पहले आपको मिल गया TEC1 मिल गया, इसकी वजह से वो EOQ पे मिल गया, ठीक है। इसको एक जगह लिख के रख लिया, ठीक। फिर इस वाले का देखना है कि EO और उसके अकॉर्डिंग आपने टोटल कॉस्ट निकाली, EOQ पे आपने टोटल कॉस्ट निकाली, कैसे निकाली, वो जो कल फॉर्मूले जो दो बताए थे उनसे निकाल लिया आपने, EOQ निकाला और EOQ करस्पॉन्डिंग आपने टोटल कॉस्ट निकाल दी पहले वाले कर्व के लिए, ठीक है। सिमिलरली आपने क्या करा दूसरे वाले कर्व के लिए, ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि ग्राफ यहाँ पे इसका सेकंड वाले डिस्काउंट का EOQ यहाँ पे आए, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है ये जो सेकंड वाला है उसका कर्व का EOQ यहाँ पे आ रहा, इस तरह से कर्व जाए, ठीक है। आपने पहले डिस्काउंट दे दिया, सो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाले का EOQ फाइंड करने की कोशिश करिए, ठीक है। वो EOQ दिखाता क्या है, EOQ क्वांटिटी दिखाता है, ठीक है। बेसिकली आपकी वो क्वांटिटी दिखाता है, ठीक। अगर वो क्वांटिटी इस रेंज के अंदर आ रही है, ठीक है, तब तो ठीक है, आप उसको ले सकते हैं, वो कंसीडर कर देंगे। अगर वो नहीं आ रही है तो जो भी मिनिमम पॉइंट है यहाँ जहां से आपको ब्रेक मिला है, यानी इस वाले केस में 1000 पे आपको ब्रेक मिला है, उस क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग आप टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे सब, ठीक है। इसके बाद आप यही सेम चीज थर्ड वाले के लिए करेंगे, सबसे पहले इसका EOQ फाइंड करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है जैसे इस वाले केस में आप ये समझ रहे हैं कि इस वाले केस में जो EOQ है हमारा इस पे मिल रहा है इस डिस्काउंट मॉडल के अकॉर्डिंग, बट प्रॉब्लम ये है कि आप इसको ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आपको मिलना ही 1000 पे स्टार्ट हुआ और जो दूसरा वाले कर्व है उसका EOQ पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही 1000 क्वांटिटी से नीचे खरीदेंगे, यानी इसका मतलब है 999 भी खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले पता करना है कि दूसरा वाला कर्व है उसका EOQ पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर उसका EOQ जो आपकी रेंज के अंदर आ रहा है, ठीक है, यानी अगर यहाँ पे मान लीजिए EOQ की वैल्यू 1100 आ रही होती कहीं पे, तो मैं इस वाले EOQ कंसिडर करता, क्योंकि वो सेकंड वाले कर्व का मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है। सिमिलरली आप थर्ड वाले का करेंगे, क्योंकि ये इस वाले रेंज से बाहर जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी प्राइस ब्रेक है, यानी आपको एक बार इसके पहले वाले कर्व में EOQ फाइंड करके उसका मिनिमम पॉइंट तो निकाल लिया, ठीक। उसके बाद अगर सेकंड वाले कर्व के करस्पॉन्डिंग EOQ उस रेंज में आ रहा था तब उसको रखा, अगर नहीं है तो जहां पे प्राइस ब्रेक हो रहा है यानी 1000 पे एक बार उसका टोटल कॉस्ट निकाल लिया, ठीक है। आपने 1000 पे उसका टोटल कॉस्ट निकाल लिया। सिमिलरली इसमें देखेंगे कि अगर वो EOQ पॉइंट इसके अंदर इस रेंज के अंदर है, 2000 प्लस के अंदर है, तो ठीक है, नहीं तो आपने जो जहां भी प्राइस ब्रेक हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग निकाल लिया, ठीक है। TEC3 आपने निकाल लिया, ठीक है, टोटल कॉस्ट
ऐसे ही सिमिलरली आप पहले वाले के करस्पॉन्ड TC1 निकालेंगे। अब इनमें से जो मिनिमम होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब इसमें क्या, जैसे इस वाले ग्राफ को अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन ये हो सकता है कि मिनिमम पॉइंट यहाँ पे आए, या तो मिनिमम पॉइंट इसके करस्पॉन्डिंग आए, या तो मिनिमम पॉइंट इसके करस्पॉन्डिंग आए, ठीक है। जो भी मिनिमम पॉइंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी होगी दैट इज योर क्वांटिटी आपको मंगानी चाहिए, यानी क्यू स्टार की वैल्यू हो जाएगी, और जो भी कॉस्ट उसके करस्पॉन्डिंग आएंगे दैट इज शोइंग द टोटल कॉस्ट, ठीक है। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। इसमें किसी को किसी तरह से डाउट है तो मैं फिर से समझा सकता हूँ। मेरे को शायद लग रहा है कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, अगर नहीं पकड़ पाए तो। हेलो सर, इसमें जो EOQ निकाल रहे हैं हम, वो पहले कर्व के लिए, दूसरे कर्व के लिए, तीसरे कर्व के लिए, तो बस उसमें हमको EOQ ही निकालना है, मतलब मिनिमम पॉइंट उस कर्व का। हाँ, फिर तीनों में से जो सबसे मिनिमम होगा उतना ऑर्डर हम नहीं, सिर्फ EOQ नहीं निकालना, फिर से समझो। पहले वाले कर्व का तो देखो, जैसे पहला वाला कर्व है उसका EOQ तो कुछ होगा, ठीक है, इतना बात समझ में आ रही है। तो इसका तो EOQ आपने निकाल लिया, ठीक। दूसरे वाले कर्व में आप देखें तो ये कर्व जरूरी थोड़ा ना ऐसे जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। ये अगर ये वाला कर्व, ये जो सेकंड वाला पोर्शन है वो कुछ इस तरह से जा सकता है, ठीक है, उसका EOQ पॉइंट हो सकता है। तो सबसे पहले EOQ फाइंड करने की कोशिश करिए उसमें, ठीक है, सारे प्राइसेस रख के, ठीक है। अगर आपको वो चीज ठीक लग रही है, मतलब EOQ आपने फाइंड करने की कोशिश करी और उसके करस्पॉन्डिंग आपको EOQ इस रेंज में मिल रहा है, मतलब 1000 से EOQ क्या दिखाता है, EOQ एक क्वांटिटी दिखाता है, क्यू स्टार की वैल्यू दिखाता है। सेकंड वाले के कर्व के करस्पॉन्डिंग आपको EOQ मिल रहा है और इस रेंज के अंदर मिल रहा है। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं, उस बात को समझने की कोशिश करिए। अगर मान लीजिए EOQ की क्वांटिटी मान लीजिए जैसे इस वाले कर्व से नीचे आ रही है, तो वो ये चीज दिखा रहा है। ये दूसरे वाले कर्व का EOQ अगर मान लीजिए यहाँ पे आया आपका 800 आया, ठीक है, तो वही क्या दिखा रहा है, वो 1000 से नीचे को दिखा रहा है, ठीक है। और 1000 से नीचे पे आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए था, ठीक है। तो आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तब आप किस चीज को कंसिडर करेंगे, तब आप कंसिडर करेंगे जहां पे प्राइस ब्रेक आ रहा है, यानी 1000 वाले पॉइंट को, ठीक। तो आपको तीन चीजें मिलेंगी। अगर इस वाले प्योर अगर मैं इस बात को करूं तो सबसे पहले इसके EOQ को फाइंड आउट करिए, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग आपको आंसर निकालना है और EOQ क्वांटिटी मिलेगी EOQ, ठीक है, ये फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग, और फिर इसमें टोटल कॉस्ट मिलेगी जब आप इस क्वांटिटी को रखेंगे टोटल कॉस्ट फॉर्मूले में, ठीक है। सिमिलरली अगर ये इस वाले केस में क्या होगा, इसमें आपको जो यहाँ पे प्राइस ब्रेक हो रहा है ये आपका क्यू स्टार बन जाएगा इस सेकंड वाले पोर्शन के लिए, ठीक है, क्यू स्टार सेकंड, और टोटल कॉस्ट के करस्पॉन्डिंग मिल जाएगी आपको फॉर्मूले में रख के TEC2 मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपको इसमें करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा होता, ठीक है, ग्राफ से नहीं, मतलब आपको ये देखना है कि आपको तो ग्राफ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा क्वांटिटी। अगर वो क्वांटिटी जो है इन दोनों के बीच में लाई कर रही है तो आप इसका EOQ रखेंगे, ठीक है। सेकंड वाले में इसको Q2 स्टार तब ये बन जाएगा, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग टोटल कॉस्ट तब वो बन जाएगी, बस समझ जो भी मिनिमम हो, ठीक। और फिर तीनों को कंपेयर करेंगे, जो भी मिनिमम आएगा इसके करस्पॉन्डिंग निकाल लिया। अब अगर EOQ इसके अंदर आ तो ठीक है, नहीं तो ये जो जहां पे प्राइस ब्रेक हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करिए, ठीक है, और जो भी मिनिमम आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस समझ में आई? किसी को डाउट है क्या इसमें? मतलब ये है आपका प्राइस जो क्यू हम निकाल रहे हैं सर, ये जो क्यू निकाल रहे हैं और जो EOQ निकाल रहे हैं उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो पहले मेथड वाला यूज करेंगे। हाँ, सब तो हमारा था, हाँ वही में वो जो कल आप एक फॉर्मूला लिखवाए थे अंडर रूट में 2D/C0 इसका, हाँ ये रहा, ठीक है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि ये चीज तुम्हें कंफ्यूजन क्यों हो रही है कि सर ऐसा अगर ये है तो बात ये तो कांस्टेंट ही आएगा। एक्चुअल में क्या होता है, जो होल्डिंग कॉस्ट है ना, जनरली होल्डिंग कॉस्ट डिपेंड करती है इस बात पे कि मटेरियल कितना रखा है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा रखा है कि ये CH की वैल्यू है वो डिपेंडेंट होती है C पे भी, बात समझ में आ रही। इस वजह से ये C मल्टीप्लाई बाय I, यहाँ पे देखो इसको, ये CS था ना यहाँ पे कल, ठीक है, ये CH ही है, ये I मल्टीप्लाई बाय C क्या दिखा रहा है, इंटरेस्ट रेट दिखा रहा है, ठीक है। कई बार आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है जो भी आप होल्ड करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं किसी क्वांटिटी को खरीदता हूं तो उसमें एक्चुअल कॉस्ट क्या लगी, होल्डिंग में मुझे कॉस्ट, मैंने इन्वेंट्री होल्ड करी, ठीक है, और जो उसको मैंने बैंक से पैसा लिया, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सबसे बड़ा अमाउंट तो मेरा इन्वेंट्री में लगा, सैलरी में तो कम ही लगता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो वो जो इन्वेंट्री में मुझे कॉस्ट देनी, मतलब जो इंटरेस्ट देना पड़ता है उसको भी मुझे कंसिडर करना पड़ेगा ना। तो ये चीज वो चीज दिखा रहा है, इस वजह से ये मॉडल इंपॉर्टेंट हो जाता है, बस समझ में आ रही।
तो ठीक है सर। ये जो है आपका CHE है, होल्डिंग कॉस्ट। कैसे भी कैलकुलेट करिए, मैंने इंटरेस्ट दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। ये प्रोसीजर लिखा है, जो चीज मैंने अभी बताई है वही लिखा है कि सबसे पहले आप जो है पहले वाले का रिस्पॉन्डिंग डिस्काउंट प्राइस के अकॉर्डिंग EOQ फाइंड आउट कर लीजिए। फिर ये देखिए कि EOQ जो है मिनिमम डिस्काउंट से कम है तो आपको वो जो है बन जाएगा आपका मिनिमम डिस्काउंट वाला। नहीं तो आप टोटल का अगर नहीं तो फिर आपको EOQ जो एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि ये अगर EOQ इस तरफ आया तो ठीक है, नहीं तो आपका ये वाला जो है इसके लिए EOQ बन गया अभी प्राइस ब्रेक के टाइम पे, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट फाइंड करिए, और जो भी आपने जितने भी टोटल कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं 1000 और 2000 उसके लिए EOQ हो गया, क्योंकि उसको हाँ कर्व अब दिखा नहीं रहा है बस हाँ बेल शेप टाइप। आपको देखिए एक चीज बिल्कुल आपको समझने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि आपको कर्व मिले। ये तो अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है आपको ये कर्व मिले। कई बार ऐसा होगा कि सीधे सीधे एक टेबल टाइप की बना दी होगी, ठीक है, आपको टेबल बना के दे दी होगी, ठीक है, और दे दिया होगा कि इतने पे आपको 1000 से ऊपर आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, और 2000 से ऊपर आपको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। तब आपको जो EOQ फाइंड करना पड़ेगा ये सारे प्राइसेस रख के, ठीक है, और फिर ये देखना पड़ेगा कि ये 1000 वाली रेंज 1000 से 2000 के बीच में कोई क्वेश्चन करा दीजिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन तो मैंने अभी डाला नहीं है इसमें, लेकिन क्लियर मतलब ये बात समझ में आ रही क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ समझ में आ रहा है सर, थोड़ा ठीक है। वैल्यू से कैलकुलेट कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगी। चलो ठीक है, देखता हूँ मैं। अब आज तो क्वेश्चन डाला नहीं मैंने इसमें, ठीक है, फिर देखते हैं इसको, ठीक। मतलब सर, कल करा दीजिए, बात करा दीजिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे कैसे हाँ होना है? सर समझ में आ गया, समझ। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि ये मिनिमम आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये चीज समझने की कोशिश करनी है। हाँ, घूमते फिरते आते रहते हैं सब लोग, ठीक। तो ये तो हुआ आपका प्राइस ब्रेक वाला मॉडल, ठीक। अब थोड़ा सा जल्दी करते हैं। ये आपका सेकंड मॉडल था। इसके बाद आपके पास थर्ड मॉडल है, दैट इज योर EOQ विद इंस्टेंटेनियस रेसिप्ट और प्रोडक्शन रन मॉडल। इसमें क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभी तक हम कंसिडर कर रहे थे कि जो भी सामान आ रहा है वो बाहर से आ रहा है, ठीक है। तो उस वाले केस में क्या है, आपके पास सामान आया और आपने तुरंत, जैसे ही आपके पास सामान आया आपने तुरंत ही उस क्वांटिटी को इस तरह से डिक्रीज हुआ अमाउंट और तुरंत आपने भर लिया, फिर डिक्रीज हुआ अमाउंट, तुरंत जैसे ही पहुंचा आपके पास सामान वैसे ही आपके पास क्यू क्वांटिटी बन गई, ठीक है। बट इन दिस केस प्रोडक्शन रन मॉडल में क्या होता है कि आप किसी कंपनी के अंदर प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और साथ में आप उसका यूज भी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब साथ में ही प्रोडक्शन भी हो रहा है और साथ में कंजम्पशन भी हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप ये धीरे धीरे प्रोड्यूस करते रहते हैं और साथ में कंजम्पशन भी करते रहते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से समझिए कि अगर आप मान लीजिए सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे होते तो आप क्यू क्वांटिटी, क्यू स्टार जो भी आपकी है, क्यू क्वांटिटी को अचीव कर सकते थे, ठीक है। दैट इज योर प्रोडक्शन, पी से प्रोडक्शन रेट को दिखा रहा है, पी से, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था कि आपके केस में, हमारे केस में, वो क्वांटिटी को आप डिक्रीज कर रहे थे डी रेट से, ठीक है, डिमांड रेट से डी। तो इस वाले केस में ये जो आपको जो ये प्रोडक्शन रेट है पी और कंजम्पशन रेट है आपका डी, ठीक है। तो जो ओवरऑल किसी भी टाइम पे आपके पास इन्वेंट्री बचेगी दैट इज गोइंग टू बी पी माइनस डी, ठीक है। तो ये जो आपको ये ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है दैट इज पी माइनस डी, और ये जो आपका कंजम्पशन, आप एक टाइम बाद क्या करेंगे, आपको पता है कि ये जो क्वांटिटी मुझे बनानी थी, अगर मैं इतने टाइम पे बनाता तो प्रोडक्शन रेट्स के अकॉर्डिंग मैं क्यू क्वांटिटी बना लेता, ठीक है। तो आप पी माइनस डी में वो कैलकुलेशन करके आपको पता है कि मेरी क्यू क्वांटिटी ओवरऑल बन गई, फिर आप जो बनाना है इस पॉइंट के बाद बंद कर देंगे, ठीक है। यहां तक क्या चल रहा है आपका, यहां तक आपका प्रोडक्शन चल रहा है और साथ में कंजम्पशन भी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन प्लस कंजम्पशन चल रहा है इस टाइम पे, ठीक। और इसके बाद जो ट्रायंगल डिक्रीज हो रहा है वहां पे खाली आपका इस वाले पोर्शन में आपका खाली कंजम्पशन चल रहा है, ठीक है। बस उनमें ही। तो अगर आप सिर्फ से प्रोड्यूस करते रहते तो आप क्या होता है कि ये इस टाइम पे आप जो है क्यू क्वांटिटी बना लेते, लेकिन आपका डिक्रीमेंट भी हो रहा है, तो दैट्स वाई पी माइनस डी। और आप एक पॉइंट पे आकर जो है आई मैक्सिमम रख के उसको धीरे धीरे डिक्रीज, सिर्फ जो है उसको यूज करते रहते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है, फिर जब जीरो पे होता है फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने 25 बाइकों का बनाई है, ठीक है, और आपका कंजप्शन 10 बाइकों का है, ठीक है। तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि वो 25 करके जुड़ती रहेंगी और थोड़े टाइम बाद आपका स्टॉक बन जाएगा, फिर आप स्टॉक को रोक देंगे और धीरे धीरे जब तक कंजप्शन नहीं होता फिर उसको रोक देते हैं, ठीक है। इस वाले केस में प्रोडक्शन रेट ज्यादा होना चाहिए हमेशा, पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डी, ठीक है। और ये दोनों ही रेट है, मतलब प्रोडक्शन रेट है, डिमांड रेट है, ठीक है। डिमांड रेट है जिसको हम लोग कंजप्शन रेट भी बोल सकते हैं जब आप किसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, ठीक।
सो उनके फॉर्मूले किस तरह से हैं, ये दीज आर द फॉर्मूला। होल्डिंग कॉस्ट इज गिवन बाय क्यू बाई टू 1 माइनस डी बाई पी, ठीक है, इंटू सी एस। मैं इसके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। इसमें ये आपका होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, और सेटअप कॉस्ट जिसको बोल रहे हैं, जिसको कई बार कैरिंग कॉस्ट वो बोलते हैं, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं हम लोग। दिस इज जो होल्डिंग कॉस्ट एंड जिसको सेटअप कॉस्ट, जिसको पिछले वाले केस में अभी तक हम लोग क्या बोल रहे थे, उसको बोल रहे थे ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्योंकि ये इंडस्ट्री के अंदर ही बन रहा है। दैट्स व्हाई इट इज सेटअप कॉस्ट विच इज गिवन बाय डी बाई क्यू इंटू सी एस, ठीक है। और इस वाले केस में आपको इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी क्या आएगी, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा, सेम चीज जैसे हमने पहले डेरिवेशन कर रहा था उसी तरह से है, ज्यादा आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या है, 2d cs अपॉन cs। इसमें ये cs क्या है, सेटअप पर यूनिट सेटअप कॉस्ट है, ch इज होल्डिंग कॉस्ट है, ठीक है। और ये d क्या है, स्मॉल d इज योर डिमांड, डेली डिमांड रेट है या डिमांड रेट है, एंड p इज शोइंग द प्रोडक्शन रेट, ठीक है। p इज शोइंग द प्रोडक्शन रेट एंड d इज शोइंग द डिमांड रेट, ठीक है। और आपको अगर टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों का समीशन आपका टोटल कॉस्ट दे देगा, ठीक है। सेटअप कॉस्ट विच इज डी बाई क्यू सी एस प्लस होल्डिंग कॉस्ट विच इज क्यू बाई टू 1 माइनस डी बाई पी इंटू सी एस, ठीक। ये जो फैक्टर आए क्यों समझ में है, पी क्या है आपका, पी है प्रोडक्शन रेट और डी है डिमांड रेट, ठीक। तो ये कुछ चेंजेस हैं इस वाले प्रोडक्शन मॉडल के अंदर, ठीक। अब ये आपका था मॉडल नंबर 3। सबसे पहला मॉडल मैंने कौन सा बताया था, सबसे पहला मॉडल हमारे पास था दैट इज अ बेसिक मॉडल, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा मॉडल देखा दैट इज विद प्राइस डिस्काउंट वाला। थर्ड इज योर विद प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन मॉडल है उसमें जो फॉर्मूलाज में चेंजेस आएंगे दैट इज शोन हियर, ठीक है। और अब नेक्स्ट लास्ट इज योर शॉर्टेज मॉडल, ठीक। दिस इज द लास्ट मॉडल नंबर 4, ठीक है। कई बार इसी में थोड़ा बहुत चेंज करके 5 मॉडल 6 मॉडल लोग बना देते हैं, बट बेसिक इतना ही है। अगर आपको ये सारे 4 मॉडल अगर आपको समझ में आते हैं और आप इसको समझ सकते हैं तो आप जो है जो डिटर्मिनिस्टिक टाइप के जो इन्वेंट्री मॉडल्स है वो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। वैसे मैं अगर कोई मुझसे पूछे कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है तो मैं सीधे बोलूंगा उसका बेसिक ईओक्यू मॉडल है, ठीक है। उसी से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं क्योंकि वो सिंपल भी है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से आते हैं, ठीक है। इसी वजह से आपको लग रहा हो कि मैं भगा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट रहते हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमें आगे भी चीजें देखनी है। दिस इज द मॉडल नंबर 4 विच इज अ शॉर्टेज मॉडल। शॉर्टेज मॉडल में क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि ये सबसे पहली बात, ये किस तरह के मटेरियल्स में यूज करता है, ठीक है। ये कभी भी आप कभी टॉफी वॉफी खरीदने चाहिए तब यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ना ही ये तब यूज करेंगे जहां पे जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, यानी प्राइस ऑफ द जो भी चीज ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, वो आपका कम हो, तब कभी भी इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये कब यूज करते हैं, जब प्राइस बहुत ज्यादा आता है, आप जो है उस प्राइस को होल्ड नहीं करना चाह रहे तो आप जबरदस्ती उसको शॉर्ट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये कैसे, जैसे आपने कोई बाइक खरीदने गए, शोरूम में गए, कई बार ऐसा होता है कि शोरूम में गए, उनसे बोला कि सर यदि बाइक मुझे चाहिए, तो वो बोलता है कि सर ठीक है हम आपको 4 दिन में डिलीवरी कर दें, ठीक है। तो उसने क्या करा, पहले से ऑर्डर करके रख लिया और शॉर्टेज बना लिया एक तरीके की, 4 दिन बाद उनको देना है, ठीक है। तो वो पहले से कैलकुलेशन होती है ताकि जो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है वो कम से कम पड़े उसको, ठीक है। वो शॉर्टेज टाइम पे उसको इन्वेंट्री होल्ड ना करनी पड़े, ठीक। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, कई बार आपका जो गुडविल है वो खराब हो जाता है, ठीक है। और कई बार आपको इसकी वजह से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है कि कस्टमर आया और आप उसको फुलफिल नहीं कर पाए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपको बैलेंस करना होता है। दैट्स व्हाई दिस इज द मॉडल। जैसे मैंने पहले बताया था, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अभी तक हमने 3 तरह की कॉस्ट देख ली थी। फर्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट इज मटेरियल कॉस्ट, सेकंड इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, थर्ड इज होल्डिंग कॉस्ट। बट इन दिस मॉडल वी आर गोइंग टू डिस्कस द fourth thing which is your हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर आ रही है। ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, ये क्यू क्वांटिटी तो आपको मंगानी होती है, ठीक। और ये जो ग्राफ आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा, आपने धीरे धीरे जो है क्यू क्वांटिटी मंगाई है वो धीरे धीरे डिक्रीमेंट करा, अब ये 0 पे पहुंच गया, ठीक। इसके बाद क्या, ये पॉजिटिव इन्वेंट्री दिखा रहा है, दिस इज द पॉजिटिव साइड। इसके बाद आपने क्या, शॉर्टेज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यानी अब आपके सामान नहीं है, बट आपने वादा कर दिया है कि मैं आपको दूंगा, ठीक है। और तो ये शॉर्टेज वाला, इसके नीचे कौन सी है, नेगेटिव इन्वेंट्री। एक्चुअल में नेगेटिव इन्वेंट्री का कोई सेंस नहीं है, लेकिन आपने खाली वादा कर दिया कि मैं आपको दूंगा। फिर जब आपने क्यू क्वांटिटी मंगा रही तो रिप्लेसमेंट हो गए विच इज क्यू माइनस एस, और ये एस जो है क्या है, आपका शॉर्टेज है, ठीक।
तो T1 टाइम पे आपके ये पूरे जो साइकिल टाइम है, ये दिस इज योर साइकिल टाइम, ये पूरी एक साइकिल पूरी हो रही है, दैट इज शोन इन दिस ग्राफ बाय T। ये साइकिल टाइम है, पूरी एक साइकिल पूरी हो रही है। एंड T1 टाइम तक आपके पास क्या है, पॉजिटिव इन्वेंट्री है। और ये जो T2 टाइम है, यहाँ से आपके पास शॉर्टेज आई है, दैट इज शोइंग यू द नेगेटिव इन्वेंट्री। यही सेम साइकिल दोबारा से हो रही है। यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल है, यहाँ पे नेगेटिव इन्वेंट्री है, हियर वी हैव पॉजिटिव इन्वेंट्री, हियर नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। दिस इज अ टाइप ऑफ शॉर्टेज मॉडल विच वी आर डिस्कसिंग, ठीक। और मैक्सिमम इन्वेंट्री कितनी आ पाएगी आपके केस में, दिस इज Q माइनस एस, जो आपके कभी भी किसी भी टाइम पे आपके पास Q माइनस एस इन्वेंट्री होगी। आप मंगाएंगे कितनी, Q मंगाएंगे, ठीक है। बट उसमें से S जो है तुरंत जैसे ही आएगा उस दिन ही आप डिलीवरी कर देंगे। जैसे कोई आया कि सर 4 दिन बाद ले लीजिएगा, जैसे ही आपके पास 5 बाइकें आई और एक बाइक आपको देनी है, आपने पहले से वादा कर रहा है, तो आप ये समझिए कि मैक्सिमम इन्वेंट्री कितनी रखनी पड़ेगी उस केस में, वो 4 बाइकें रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जैसे ही आपके पास मटेरियल आएगा आप जो है वो दूसरे पर्सन को तुरंत के तुरंत उसको दे देंगे, ठीक। एक बाइक जो है, जो आपने वादा करा है, जैसे ही आपके इन्वेंट्री है आपने दे दिया, तो खाली आपको चार बाइकों को रखने पड़ेगा। दिस इज अ शॉर्टेज टाइप ऑफ मॉडल। इसमें फायदे होते हैं कि आपको होल्डिंग कॉस्ट कम पड़ती है, ठीक, मतलब क्योंकि आपको 4 बाइकों का रखने का ही टेंशन लेनी है। तो इसका जो फॉर्मूला है, दैट इज आपको ऑप्टिमम निकालना है, कितना आपको क्वांटिटी मंगानी चाहिए, दैट इज Q ऑप्टिमम विच इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, वेयर दिस CS इज शोइंग यू द शॉर्टेज कॉस्ट, ठीक है। CO इज शोइंग यू द ऑर्डरिंग कॉस्ट, जैसा पहले भी था, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और CC इज शोइंग यू द टोटल कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट। एंड नया जो चीज जुड़ी है, दैट इज बाय द टोटल शॉर्टेज कॉस्ट। इसमें मैं ये नहीं जा रहा हूँ डेरिवेशन कैसे हुआ, इसमें ये चीज समझिए कि क्या क्या चीजें हैं। तो आपको कौन सी क्वांटिटी मंगानी है, Q ऑप्टिमम मंगाना है। और S ऑप्टिमम क्या शो कर रहा है, जो आपको ऑप्टिमम जो वैल्यू है, शॉर्टेज कितना शॉर्टेज करना चाहिए, ठीक है। अब ये भी तो नहीं कि आप बहुत ज्यादा शॉर्टेज कर दें, आप चाहें कि मैं पूरी इन्वेंट्री तभी मंगाऊंगा जब मेरा बहुत ज्यादा शॉर्टेज जाएगा, इसमें नुकसान होना चाहता है। तो दैट्स वाई ये जो CS की वैल्यू को वो करना होता है। तो ये कितनी आप मना भी तो कर सकता है सर, हाँ मना भी कर सकता है, हाँ वही नुकसान होता है ना। नहीं, मना नहीं कर सकते, मतलब आपने किसी को वादा करा है तो ये चीज कंसिडर नहीं कर रहे कि मतलब वो चला जाएगा ना। कई बार ऐसा होता है कि वो जो प्रॉफिट हो सकता है तो आपको नहीं होगा, आपको बोलेगा ठीक है 4 दिन बाद मिलेगा, दूसरे शोरूम से ले लेता हूँ मैं, ठीक। लेकिन अगर आप ये चीज जो है टॉफी या फिर क्या कहते हैं चॉकलेट और सब्जी में करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि ये इजी टू गेट इन्वेंट्रीज है, ठीक है। लेकिन ये चीज कार्स हो गया, जब आप BMW के शोरूम में जाइए, बोले कि यार मॉडल चाहिए, तो आप 4 दिन रुकने के लिए तैयार हो सकते हैं। बट टॉफी के केस में बोलना है कि चॉकलेट मुझे दे दो, बोला 2 दिन बाद ले लेना, तो आप शायद दूसरी दुकान से खरीद लेंगे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि ये छोटे कॉस्ट वाले मॉडल में आप यूज नहीं करते, ठीक। तो दिस फॉर्मूला इज शोइंग यू द कितनी क्वांटिटी आपको मंगानी चाहिए, SOP शोइंग यू द कितनी शॉर्टेज आपको करनी चाहिए, ठीक है। जो S यहाँ पे है वो कितनी ऑप्टिमम शॉर्टेज कितनी करनी चाहिए, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। एंड टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, दिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक। सो यू कैन गेट इट इजिली। जनरली ये इसका क्वेश्चन नहीं आता है, मैं समझाने के लिए आपको मैंने बता दिया इसका, ठीक है। सो मैंने कितने मॉडल बताए इसमें आपको। सबसे पहले आपका एक बेसिक EOQ मॉडल हो गया, सेकंड योर प्राइस ब्रेक वाला मॉडल हो गया, थर्ड इज योर प्रोडक्शन रन मॉडल हो गया, जिसमें आप प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और साथ में उसका सप्लाई भी कर रहे हैं, थर्ड मॉडल हो गया। एंड लास्ट मॉडल विच वी हैव डिस्कस्ड विच इज योर शॉर्टेज मॉडल, ठीक है। दिस इज द लास्ट मॉडल विच आई थिंक आपको पता होना चाहिए, ठीक। सो दिस इज हाउ द इन्वेंट्री डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल आर क्लोज, ठीक। नेक्स्ट इज योर सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। बस थोड़ा सा है इसमें बचा हुआ, सेफ्टी स्टॉक के बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले। तो सेफ्टी स्टॉक आपको शायद कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये कैसे डिफरेंट है रीऑर्डर पॉइंट से, ठीक है। तो मैं इसको लिए आपको इस तरह से ग्राफ बना लेता हूँ मैं यहीं पे। तो रीऑर्डर पॉइंट किस तरह से है, इस तरह से है आपके पास Q वर्सेस T का कर्व होता है, जैसे मैंने बताया। बेसिक EOQ मॉडल में आप क्या करते हैं कि आप एक रीऑर्डर पॉइंट रखते हैं, ठीक है। रीऑर्डर पॉइंट रखा आपने, जैसे ही इस रीऑर्डर पॉइंट यानी इसके नीचे इन्वेंट्री पहुंची, आपने ऑर्डर करा और उतने लीड टाइम पे आपके पास चीजें आ जाती हैं, ठीक है। और जीरो जब तक होता है तब तक आपको पता चल जाता है कि अब ठीक है आ जाएगी। ये कब है, जब आपको D का पता है, ठीक है, ये फिक्स रेट से हो रहा है। बट कई बार ऐसा होता है कि ये D कांस्टेंट ना होकर कई बार वेरिएबल होता है, जनरली ऐसा ही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस केस के लिए हम लोग एक और बफर लेवल बना लेते हैं कि आप वो एक रीऑर्डर पॉइंट तो है ही कि जैसे इस क्वांटिटी से नीचे आएगा आपको ऑर्डर देना है, बट क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है इसकी वजह से आप एक और बफर लेवल बना देते हैं, दैट इज योर
स्टॉक, ठीक, सेफ्टी स्टॉक है। आप चाहते तो ये कभी खर्च नहीं करना चाहते हैं, बट कई बार एकदम से डिमांड बढ़ जाती है तो ये थोड़ा सा आपको खर्च करना पड़ता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि मिनिमम लेवल सेफ्टी स्टॉक का बना रहे, यानी अभी पहले क्या कर रहे थे हम लोग जीरो इन्वेंट्री तक रख ले रहे थे, क्योंकि आपको पता था कि डिमांड आपकी वो है, बट सेफ्टी स्टॉक इसलिए रख रहे हैं क्यों, ताकि हमारा जो डिमांड फ्लक्चुएट हो रही है या फिर एकदम से डिमांड बढ़ गई उसको जो है आप कंसिडर कर सकें, ठीक है। तो सेफ्टी अगर आपको इस केस में रीऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उस इन दैट केस सेफ्टी स्टॉक प्लस जो नॉर्मल आपके पास जो पॉइंट आएगा विच इज यू हैव शोन कि डी मल्टीप्लाई बाय एल, ठीक है, जिसे मैंने कल बताया था रीऑर्डर लेवल कैसे निकालते हैं, डी मल्टीप्लाई बाय एल। बट क्योंकि डी भी वेरिएबल हो सकता है और लीड टाइम भी वेरिएबल हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि डिमांड रेट जो है आपका चेंज हो जाए, यानी लोगों ने बहुत तेजी से मांग करना स्टार्ट कर दिया, या लीड टाइम या जो सामान पहुंचने का टाइम है, जो आपने ऑर्डर दिया और आपको ऑर्डर मिल रहा है, उन दोनों के बीच का टाइम जो है फ्लक्चुएट करे, तब क्या होगा, तो इस वजह से हम लोग को सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ता है, ठीक है, इन दोनों के वेरिएशन से। तो हम लोग कैसे रखते हैं उस चीज को समझना है, ठीक। तो पर्पस क्या होता है, द मेन पर्पस ऑफ सेफ्टी स्टॉक इज टू अवॉइड स्टॉक आउट व्हेन डिमांड इज हायर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। आपने एक्सपेक्ट तो करा है उससे, लेकिन ज्यादा आपको डिमांड मिल गया, तो हम लोग जो है सेफ्टी स्टॉक उसके लिए बना के रखते हैं, ठीक है। वो अब ये स्टॉक आउट क्यों हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि या तो डी का वेरिएशन आ जाए या तो लीड टाइम का वेरिएशन आ जाए, ठीक है। और सर्विस लेवल एक फॉर्मूला है, सर्विस लेवल इज बेसिकली वो कस्टमर आपसे कितना ज्यादा सेटिस्फाई है, ठीक है। और वो सेटिस्फाई कब होगा, जब आपका स्टॉक आउट नहीं हो रहा होगा। स्टॉक आउट कब नहीं हो रहा होगा, जितना ज्यादा आप सेफ्टी स्टॉक जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है। आपके एक बात तो रीऑर्डर पॉइंट है, और सेफ्टी स्टॉक जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा स्टॉक आउट होने के कम चांसेस रहेंगे, बट इसके साथ में इन्वेंट्री जो है आपकी कॉस्टली होती चली जाएगी, क्योंकि आपको मिनिमम इतना, ये जो आपने होल्ड करा है ये कभी प्रॉफिटेबल तो है नहीं जब तक डिमांड नहीं एकदम से बढ़ रही, ठीक है। तो ये सेफ्टी स्टॉक बना के जितना ज्यादा, आप तो कहिए कि सर 1200 के बना लीजिए सेफ्टी स्टॉक, बात 1200 के बनाने के लिए है, बात यह कि आपको फिर होल्डिंग जो आपको इन्वेंट्री होल्ड करके रखनी पड़ रही है वो महंगी पड़ेगी, ठीक है। तो सर्विस लेवल आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जैसे आपने पहले देखा था, ठीक है। तो सर्विस लेवल इज बेसिकली कि कितना अच्छा आपके पास स्टॉक है, कस्टमर आया और उसको स्टॉक मिल गया, ठीक है। दैट इज गिवन बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट में से 1 माइनस कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट, तो क्या दिखाएगा, बेसिकली दिस इज शोइंग यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक जो आपके पास रहेगा हमेशा, ठीक है। तो विच इज शोइंग यू द सर्विस लेवल, कितना अच्छा सर्विस लेवल आपके पास है, ठीक। इसको अब रीऑर्डर पॉइंट की अगर मैं बात करूं, विच इज योर नॉर्मल कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम, जैसे मैंने बताया नॉर्मल कंजम्पशन इज गिवन बाय डी मल्टीप्लाई बाय एल, और साथ में हम लोग रीऑर्डर पॉइंट कैसे होगा, अब डी मल्टीप्लाइड बाय एल तो है ही साथ में, विच इज शोइंग यू द दिस पॉइंट, और साथ में आपको सेफ्टी स्टॉक ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये रीऑर्डर पॉइंट जो इतना ऊपर उठ जाएगा इस वजह से, ठीक है। तो रीऑर्डर पॉइंट ये जो क्वांटिटी है वो कौन से पे रहने वाली है, दैट इज शोन बाय योर नॉर्मल कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम विच इज योर जनरली डी मल्टीप्लाई बाय एल, और साथ में सेफ्टी स्टॉक, ठीक। अब क्योंकि ये डी और एल जो है आपका वेरिएशन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या जनरली ये चीज देखी गई है बहुत ज्यादा रिजल्ट से, कि ये जो सेफ्टी स्टॉक का जो कर्व है और रीऑर्डर पॉइंट के लिए, दैट इज शोइंग यू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दैट्स व्हाई आई हैव सेंड यू 2 वीडियोस कि आपको समझ में आए कि ये जेड कैसे निकालते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। तो मैंने जो सुबह 2 वीडियो भेजे थे वो इसीलिए थे क्योंकि आपको इस ग्राफ समझ में आना चाहिए, ठीक। तो ये जो आपका पोर्शन दिखा रहा है, दिस इज शोइंग यू द आर, ठीक है। इतना जितना ज्यादा ये इस तरफ होगा उतना ज्यादा स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास कम होगी। उतना ज्यादा स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, ठीक है, जितना ज्यादा कलर्ड में होगा, ठीक है। तो ये जो आपको कलर्ड में दिख रहा है, ये इस तरफ ये क्या दिखा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, ठीक है। और ये क्या दिखा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट, ठीक। आप चाहते तो इसको इस तरफ करना है, बट उसके साथ में क्या प्रॉब्लम होगी, जैसे जैसे आप सेफ्टी स्टॉक को बढ़ाएंगे आपको होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा पड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो देयर इज सम कॉम्प्रोमाइज कि आपको कितना करना पड़ेगा, ठीक। तो हमारे पास क्या क्या सिचुएशन हो सकती है कि हमारे पास 3 सिचुएशन बन सकती है कि डिमांड जब वेरिएबल हो बट लीड टाइम कांस्टेंट हो, जब डिमांड कांस्टेंट हो बट लीड टाइम वेरिएबल हो, तीसरे केस में डिमांड भी वेरिएबल हो और लीड टाइम भी वेरिएबल हो। ये तीनों केस हमें देखना है, ठीक। इनमें से जनरली आपको बुक में मिलेगा दैट इज डिमांड वेरिएबल हो बट लीड टाइम कांस्टेंट वाला, ठीक। डिमांड वेरिएशन कर रहा है बट लीड टाइम कांस्टेंट, ठीक। तो हम तीनों को देख लेंगे, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंपल है।
सो उसके लिए ये इस तरह से है, निकालेंगे आप लोग। डिमांड इज वेरिएबल बट लीड टाइम इज कांस्टेंट, पहले वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 3 सिचुएशन है जब डिमांड इज वेरिएबल बट लीड टाइम इज कांस्टेंट। उसके लिए रीऑर्डर पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इससे पहले जो बेसिक ईओक्यू मॉडल था उसमें क्या था, हम रीऑर्डर पॉइंट कैसे निकालते थे, दैट इज डी मल्टीप्लाई बाय एल, ठीक है। बट क्योंकि डिमांड वेरी कर रही है तो हमें इसका डी का एवरेज लेना पड़ेगा। तो ये जो डी का ऊपर जो आपको बार लग रहा है दैट इज एवरेज डेली डिमांड, ठीक है, प्लस ये क्या है आपका सेफ्टी स्टॉक है, ठीक है। और ये सिग्मा डी जो आपको दिख रहा है दैट इज ए स्टैंडर्ड डेविएशन और डेली डिमांड, और एल जो है आपके पास दैट इज योर लीड टाइम, ठीक। अब ये जो आपको ये जेड दिख रहा है दैट इज शोइंग यू कि कितना परसेंट आपको कितना परसेंट आप सेफ्टी चाहते हैं, ठीक है। यानी अगर आपसे बोला जाए कि 95% मैं चाहता हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको नॉर्मल कर्व से देखना पड़ेगा कि ये मतलब सर्विस लेवल 95% का चाह रहे हैं तो जेड के करस्पॉन्डिंग 95% में नॉर्मल कर्व में क्या कौन सी वैल्यू देगा, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग जेड में, जेड के करस्पॉन्डिंग। तो दिस इज, ये तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये तो आपका नॉर्मली आपका निकल रहा है, ठीक है। ये अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं रखना पड़ता विच इज डी मल्टीप्लाई बाय एल इज योर रीऑर्डर पॉइंट नॉर्मली, बट ये आपको सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ा है तो ये एडिशनल आपके पास चीज आई है, ठीक है। और ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आपका पहले वाले केस में हम लोग डिमांड वेरिएबल कर रहे हैं, दैट्स वाई वी आर टेकिंग द वेरिएबल डिमांड साइड, ठीक। जिसको एक क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है, फॉर ए e-paint internet store assume that daily demand for iron coat paint is normally distributed, ठीक है। पहले बोल दिया कि डेली डिमांड है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, विद एन एवरेज डेली डिमांड ऑफ 30 गैलन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 गैलन ऑफ पेंट पर डे, ठीक है। तो हमें स्मॉल डी की वैल्यू दे दी है, ठीक है। डेली की बात करिए, स्मॉल डी जो है रेट है तो डेली की बात हो रही है, 30 गैलन पर डे स्मॉल डी दे दिया, और साथ में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, सिग्मा डी की वैल्यू दे दी है 5 गैलन पर डे, ठीक है। हेलो, ठीक है। तो आपको स्मॉल डी की वैल्यू दे दी और सिग्मा डी की वैल्यू दी। द लीड टाइम फॉर रिसीविंग ए न्यू ऑर्डर, इसमें लीड टाइम कांस्टेंट है दैट इज 10, तो लीड टाइम के लिए आ गया 10 आपको दे दिया, ठीक। डिटरमाइन द रीऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट करना है और सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट करना है इफ द स्टोर वांट्स ए सर्विस लेवल और 95%, ठीक है। 95% के करस्पॉन्डिंग आपका सर्विस लेवल होना चाहिए, ठीक है। तो आप नॉर्मल जो कर्व है, जो जैसा जेड की वैल्यू निकालेंगे 95% के करस्पॉन्डिंग उस जो टेबल दी होती है नॉर्मल कर्व के लिए, या फिर आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में दे दिया जाएगा जनरली जेड की वैल्यू। तो अगर आप उस कर्व में देखना समझते हैं, जैसे मैंने वीडियो भेजा था उसमें 95% करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू होती है 1.65, ठीक है। तो सेफ्टी स्टॉक क्या होगा, सेफ्टी स्टॉक इज दिस लेटर पोर्शन, ठीक है, आपके जो z मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी इनटू अंडर रूट एल, ठीक है। तो आपने सेफ्टी स्टॉक निकालना है तो z की वैल्यू आपको पता है, सिग्मा डी की वैल्यू पता है, और लीड टाइम की वैल्यू पता है, आपने रखा तो आपका आया वैल्यू 26.1, ठीक। सिमिलरली रीऑर्डर पॉइंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिमिलरली जैसे फॉर्मूला है आपका एवरेज डी मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम, ये फॉर्मूला है, एवरेज डेली डिमांड मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम प्लस जो भी सेफ्टी स्टॉक की वैल्यू आई है, ठीक है। सो ये आपने इस तरह से वैल्यू निकाली, डी की वैल्यू आपको 30 दे रखी है, लीड टाइम की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, और ये आपने सेफ्टी स्टॉक की वैल्यू निकाली है बाय यूजिंग जेड सिग्मा डी और मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम से, ठीक है। सो 95% क्या दिखाएगा कि वो ये दिखाएगा कि 95% आपका कस्टमर आपसे सर्विस लेवल से सेटिस्फाई है, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग आपको रीऑर्डर पॉइंट कितना रखना पड़ेगा, रीऑर्डर पॉइंट रखना पड़ेगा 326.1, ठीक। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट जब आपकी डिमांड वेरिएबल रीऑर्डर पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे, और सेफ्टी स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे, बाय यूजिंग दिस फॉर्म, ठीक है, सेफ्टी स्टॉक और ये नॉर्मल रीऑर्डर पॉइंट, ठीक। तो रीऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट करने का तरीका ये है, जब डिमांड वेरिएबल, जब दूसरा केस हमारे पास है जब डिमांड तो कांस्टेंट हो बट लीड टाइम इज वेरिएबल, तो हमारे पास एवरेज लीड टाइम दे रखा है विच इज शोन बाय एल बार, सिग्मा एल इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन इन लीड टाइम, डी आपका कांस्टेंट है डेली डिमांड, इस वाले केस में क्या है, हमारे सेकंड वाले केस में डिमांड कांस्टेंट है बट लीड टाइम वेरिएबल, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द एवरेज लीड टाइम। और जैसे जेड होता है जो सर्विस लेवल दिखाएगा, और डी क्या दिखा रहा है, डेली डिमांड दिखा रहा है, और सिग्मा एल क्या दिखा रहा है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द लीड टाइम दिखा रहा है, ठीक है। इस वाले केस में क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ए मोटल यूजेज अप्रोक्सीमेटली 600 बार्स ऑफ सोप ईच डे एंड दिस टेंड्स टू बी फेयरली कांस्टेंट, ठीक है। यानी आपको डिमांड दे रखी है 600 बार्स पर डे की, सोप जो है 600 पर डे। मोटल का मतलब समझते हैं, कोई बताएगा मोटल क्या होता है, किसी को पता है मोटल का क्या मतलब? मोटल शायद होटल का कुछ होता है सर, वो जो बार टाइप का होता है मोटल। नहीं, बार टाइप का नहीं होता है।
ये इसको बोलते हैं मोटर होटल बोलते हैं, ठीक है। जनरली आप जो हाईवेज वगैरह होते हैं ना बड़े बड़े, जैसे आगरा और लखनऊ हाईवे है, उस पे मोटल मिलेगा, ठीक है। यानी लोग क्या करते हैं मोटल में, वहां पे ट्रैवल करते टाइम अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे, मोटर खड़ी करेंगे और थोड़े टाइम के लिए उसमें रहते हैं। दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड मोटल, ठीक है। तो एक तरीके से होटल ही है, बट ये जनरली हाईवेज पे होता है, ठीक है, और मतलब मोटर हाईवेज पे होता है। दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड मोटल। ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अब ये जो डी दिखा रहा है दैट इज 600, ये कांस्टेंट है। लीड टाइम हमें दे रखा है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा, ये बता दिया। विद ए मीन हमें दे रखा है इसका लीड टाइम का, यानी 6 डेज, जो एलटी की वैल्यू दे रखी है, मीन की वैल्यू 6 डेज दे रखी है। विद स्टैंडर्ड डेविएशन की हमें वैल्यू दे दी है उन्होंने, सिग्मा एलटी की वैल्यू दे दी है 2, ठीक है। और सर्विस लेवल कितना बताना है हमें, 90% का। तो इसके करस्पॉन्डिंग आप जेड की वैल्यू निकालेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले कर्व से, जो जैसे निकालते हैं सर्विस लेवल 90 के रिस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू निकालेंगे, जब वो जो कि नॉर्मल कर्व से निकालेंगे, ठीक है। और इस फॉर्मूले में रख देंगे, सिंपल है, डी मल्टीप्लाई बाय एवरेज, ठीक है। ये तो आपको दे देगा, क्या पता करना, रीऑर्डर पॉइंट पता करना। रीऑर्डर पॉइंट का सिंपल है, ये क्या दिखाएगा, डी मल्टीप्लाई बाय एवरेज ऑफ एल टी मल्टीप्लाई जेड और डी सिग्मा एल टी, ठीक है। ये तो आपका सेफ्टी स्टॉक की वैल्यू हो गई, जैसे मैंने पहले बताया था, दिस इज शोइंग यू द सेफ्टी स्टॉक। और ये इन दोनों का एडिशन करके आपको रीऑर्डर पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये जीरो हो जाता, सेफ्टी स्टॉक जीरो हो जाता, तो ये आपका रीऑर्डर पॉइंट हो जाता है। बेसिकली जैसे मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था, दैट इज डी मल्टीप्लाई बाय एल, ठीक है। इसमें हम लोग सेफ्टी स्टॉक ऐड कर रहे हैं, इस वजह से रीऑर्डर पॉइंट ऊपर और खिसक जा रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर एडिंग सेफ्टी स्टॉक, दिस इज शोइंग यू द सेफ्टी स्टॉक। इसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इसको सिंपल फॉर्मूला रखेंगे तो योर आंसर विल बी 5136 सोप्स ऑफ बार, ठीक है। तो रीऑर्डर पॉइंट कितना होना चाहिए, 5136 इतने बार का आपको रीऑर्डर पॉइंट, यानी इतना हो तो आप जो है नया ऑर्डर दे दें, ठीक है। और सेफ्टी स्टॉक कैसे निकाल सकते हैं, जेड डी इंटू एल टी, ठीक है, सिग्मा एल टी वाली, यानी 1.28 600 और 2 से आपको ये, अगर आपको सेफ्टी स्टॉक, अगर इस क्वेश्चन में तो पूछा नहीं, वैसे अगर पूछते तो दिस इज शोइंग द सेफ्टी स्टॉक, ठीक। ये फॉर्मूला है बाय हाउ यू कैन 1536 आएगा। हाँ 1536, हाँ ठीक है। तो वो सेफ्टी स्टॉक आपका वो आ जाएगा। तो जब ये कब है, जब डिमांड कांस्टेंट हो, लीड टाइम वेरिएबल हो। तो थर्ड केस के लिए है जब डिमांड भी वेरिएबल हो, लीड टाइम भी वेरिएबल हो। सम कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला इज दिस। इसमें दोनों चीजें एवरेज लेनी पड़ेगी, डी भी एवरेज होगा और लीड टाइम भी एवरेज होगा, और फॉर्मूला इस तरह से वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस फॉर्मूला लंबा सा है। इसमें जेड की वैल्यू भी निकालेंगे जो आपके सर्विस लेवल के अकॉर्डिंग होगी। एल बार इज शोइंग यू द, एल बार क्या शो कर रहा है, लीड टाइम में लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम शो कर रहा है। सिग्मा डी क्या शो कर रहा है, सिग्मा डी इज शोइंग यू द स्टैंडर्ड डेविएशन इन द डिमांड। सिमिलरली डी बार इज शोइंग यू द एवरेज डिमांड रेट एंड सिग्मा एल इज शोइंग द स्टैंडर्ड डेविएशन इन द लीड टाइम, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, लेकिन ये आई थिंक इसको सिंपली तरह से कर लेंगे। अगर आप बुक देखेंगे तो जनरली आपको ये अलग फॉर्म, इस तरह से सिर्फ ये अलग केस मिलेगा, दैट इज डिमांड विद वेरिएबल बट लीड टाइम इज कांस्टेंट, ठीक है। डिमांड वेरिएबल हो, लीड टाइम कांस्टेंट, ठीक। तो इस तरह से आप लोग सिंपल इसको निकाल सकते हैं, ठीक। इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या, बहुत सिंपल है, देखने में थोड़ा सा डरावना सा लग रहा है, बट चीजें बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर ग्राफ में इस तरह से दिखाना पड़े तो ये आप 95 एफिशिएंसी के लिए तो मीन तो आपको पता ही है, ठीक। और उसके करस्पॉन्डिंग इस तरह से आपको रीऑर्डर पॉइंट दिखा देंगे, और इसके अगर इससे 326 से ज्यादा हुआ तो ये आपका ये 5% में आ जाएगा, जब वो उस चीज को फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो ये नॉर्मल कर्व में ये 5% दिखा रहा है और ये 95% दिखा रहा है, ठीक। कोई किसी को कंफ्यूजन है? हेलो सर, मीन 300 कैसे हो गया? मीन तो उसमें जो एवरेज है ना, हाँ मीन 300 कैसे हो? जी स्टैंडर्ड डेविएशन देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास 26 का, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये जो चीज है, तो ये सेफ्टी स्टॉक है सर, स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ हाँ सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सेफ्टी स्टॉक है ना, ये 26.1। तो जो ये जो चीज है दैट इज शोन हियर, ठीक है। ये जो पोर्शन है डी इंटू जो डेल्टी है, ठीक है, उसमें ये जो है 300 जो इससे मिला 13/10 करके वो यहाँ पे मिला, उसमें जो सेफ्टी स्टॉक ऐड करा है, तो ये जो पोर्शन है आपका वो सेफ्टी स्टॉक है बेसिकली। इसमें भी वही चीज मैंने ग्राफ में, दिस पोर्शन इज शोइंग द सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है वो आपको सेफ्टी स्टॉक दिखा रहा है, ठीक है। और ये डिमांड दिखाता है बेसिकली आपको, एक
बिल्कुल क्लियरली बोलो तो ये रीऑर्डर पॉइंट ही है एक तरीके का, बट उसमें सेफ्टी स्टॉक ऐड कर दिया तो दैट्स वाई ये शिफ्ट जो रीऑर्डर पॉइंट इधर को खिसक में आ रहा है। इंट्यूटिव है थोड़ा सा, मतलब इन द सेंस कि ये होना तो चाहिए था डी इंटू एल, बट इसमें सेफ्टी स्टॉक ऐड कर दिया इसलिए रीऑर्डर पॉइंट ऊपर खिसक गया। ठीक है, इतना समझे। कोई कंफ्यूजन किसी को? तो आज इतना ही था। ठीक है, these are the references which I used to make this presentation। और